ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, वर्षफल 2023 और वृषभ लगन वाले जातकों के लिए पूरा साल कैसा बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। हालांकि देखिए, वीडियो थोड़ा विलंब से पब्लिश हो रहा है, उसके पीछे कुछ रीज़न है, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं ये साल आपका कैसा बीतेगा। देखिए, वृषभ लगन के लिए जो इस साल मैंने कैलकुलेशन किया, अभी मैं चार्ट वगैरह भी शो करूंगा, लेकिन इस साल जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है, आपका जो लग्नेश रहेगा वो पहले जनवरी, फरवरी और मार्च की जो पोजीशन रहेगी वो बहुत बढ़िया रहेगी। भाग्य में ही आपका लग्नेश इस साल प्रारंभ करेगा। लग्नेश भाग्य में रहेगा तो निश्चित रूप से भाग्य का सपोर्ट मिलेगा आपको। वर्ष के प्रारंभ से ही आपको देखिएगा भाग्य का सपोर्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद फरवरी की बात किया जाए, मार्च की बात किया जाए, यहाँ तक की जो पोजीशन है आपका लग्नेश काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन पे रहेगा। इवन ये अपनी उच्चस्थ राशि को क्रॉस भी करेगा। इसके बाद शुक्र ग्रह जैसे ही 12 मार्च के आसपास का टाइम रहेगा, वहाँ से लेकर अप्रैल तक का पूरा टाइम वो आपके लगन से द्वादश में चले जाएंगे। अब ये द्वादश में जाएंगे तो ये पोजीशन जो है खर्चों का बढ़ना, बीमारियों का बढ़ना, और कुछ देखिए पूरा लाइफ है, कभी पॉजिटिव होता है कभी निगेटिव होता है। तो लग्नेश की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप लगन को, चाहे आप किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन कर लीजिए, क्योंकि लगन आप खुद होते हैं। तो आपकी जो पोजीशन है बहुत स्ट्रांग इस समय भाग्य से प्रारंभ होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तीनों ही महीने जो रहेंगे आपके लग्नेश की पोजीशन मैं अभी केवल बता रहा हूँ, अभी मैं बाकी प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ। लग्नेश के हिसाब से देखा जाए तो ये सभी टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। केवल अप्रैल का मंथ, वो भी 12 मार्च से लेकर अप्रैल तक का जो टाइम रहेगा, वहाँ पर थोड़ी परेशानियों का अनुभव आपको करना पड़ेगा। उसके बाद लग्नेश आपके लगन में पहुंच जाएगा। लग्नेश लगन पहुंचेगा, फिर द्वितीय भाव में पहुंचेगा, तृतीय भाव में पहुंचेगा और चतुर्थ भाव में पहुंचेगा। तो ओवरऑल सारी कंडीशन तो अच्छी है, लेकिन लग्नेश उतना ही कमज़ोर होने लगेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। तो आपकी जो बॉडी है, जो आपके लगन की जो कहा जाए शुद्धता है, या लगन पर जो शुभता है, वो आपके लिए स्टार्टिंग से लेकर पूरा वर्ष, क्योंकि लास्ट के 3 मंथ को छोड़ दीजिए और अप्रैल का मंथ छोड़ लीजिए, तो लगभग 8 महीने अगर अच्छे निकल जाते हैं, बहुत अच्छे, तो 4 मंथ थोड़ा सा कष्ट भी होगा। कोई भी किसी का चार्ट ऐसा नहीं है कि पूरे हर महीने अच्छे बीतेंगे, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये समझते हैं कि ये पूरा जो राशि परिवर्तन हो रहा है आप पर किस प्रकार का ये प्रभाव देने वाला है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा आपके हेल्थ को लेकर, क्योंकि हेल्थ की बात सबसे पहले होनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए संक्षेप में इसको, तो मैं यहाँ पर आपका चार्ट ओपन कर रहा हूँ, और ये जो चार्ट है आपको दिखाई दे रहा होगा कि वृषभ लगन की कुंडली है, और वृषभ लगन की कुंडली में आपका जो लग्नेश की स्थिति है, मैंने वैसे भी बताया है कि लगन से भाग्य भाव में रहेंगे, यानी यहाँ पर आपका लग्नेश की स्थिति रहेगी। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ समझ रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको रफली यहाँ पे समझाना चाहूँगा। टेक्नोलॉजी का यूज़ खुद किया है और पूरी प्रोग्रामिंग भी बनाई है आपको समझाने के लिए, शायद इसलिए भी विलम्ब हो रहा था। तो कार्य व्यवसाय को लेकर अगर मुझे देखना है, तो कार्य व्यवसाय के लिए आपको दिख रहा होगा शनि, बृहस्पति और लग्नेश, यानी लग्नेश की बात तो हमेशा करेंगे, लग्नेश की इसीलिए स्टार्टिंग में ही पोजीशन बता दिया है। तो जब मैं कार्य क्षेत्र के बारे में बात करूंगा तो आपके लिए शनि और बृहस्पति के लिए देखना पड़ेगा। हेल्थ के लिए अगर देखना है तो देखिए पोजीशन चेंज हो गया, शनि और मंगल और शुक्र के को चेक करेंगे जब आपके हेल्थ के बारे में देखना होगा। इसके अलावा जब आपके ट्रैवलिंग को लेकर, जैसे यात्राएं कैसी रहेंगी, तो उसके लिए भी देखिए चार्ट चेंज हो रहा होगा, उसमें शनि और बृहस्पति और मंगल को, इन 3 ग्रहों को हमें चेक करना पड़ेगा। ये क्यों 3 आ रहे हैं उसका भी रीज़न बताऊंगा। पार्टनरशिप में आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, तो उसके लिए भी शुक्र ग्रह और मंगल, इन 2 को ज़रूर चेक करेंगे। प्रॉपर्टी किस तरीके से रहेगा, प्रॉपर्टी की क्या स्थिति रहेगी, या वाहन खरीदना होता है, मकान बनाना होता है, प्रॉपर्टी का जो सुख है या दुख है, जो भी आप कह लीजिए। प्रॉपर्टी आती तो अच्छी बात है, जाती है तो दुख भी होता है।
गाड़ी खरीद ली अच्छी बात है, एक्सीडेंट हुआ तो प्रॉब्लम होगा, तो वो सारी चीज़ों को यानी पॉजिटिव नेगेटिव सारी बातों को चेक करेंगे। तो प्रॉपर्टी के लिए आपको सूर्य और चंद्र दोनों को देखना पड़ेगा। और इसके अलावा आपके प्रेम प्रसंग की, तो प्रेम प्रसंग के लिए भी देखिए चार्ट चेंज हो रहा है, आपको बुध, शुक्र और बृहस्पति, हालांकि ये मैं यहाँ करके नहीं दिखाने वाला हूँ, केवल ऐसे लोग, एस्ट्रोलॉजी वर्ग के लोग जो मेरे वीडियो को देखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ते हैं, जो देखते हैं, उनके लिए है ये कि भाई मैं किन किन पॉइंट को सिग्निफिकेटर ले रहा हूँ, कौन कौन से प्लैनेट को सिग्निफिकेटर ले रहा हूँ। क्योंकि जब हम रोग की बात करते हैं तो छठवें घर के लॉर्ड की तो बात करते हैं, लेकिन छठवें घर का जो कारक होता है मंगल शनि, उसको भी देखेंगे। अगर मैं आपके धन की बात करूंगा तो धन के लिए आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड को तो देखूंगा, बुध को, लेकिन उसके जो कारकत्व हैं बृहस्पति और बुध, उन दोनों को भी यहाँ पर देखेंगे। इसी तरीके से हर घर का अपना एक सिग्निफिकेटर होता है, इसलिए अलग अलग आपको चार्ट में ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा लक इस साल पूरा कैसा रहेगा, शेयर सट्टा इत्यादि में लाभ होगा कि नहीं, तो उसके लिए शनि और बृहस्पति यहाँ पर दिखाई देगा। तो हर चीज़ों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। और अब मैं सारांशता चलता हूँ सीधा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए स्वास्थ्य की स्थिति के लिए जो जनवरी का महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। एक तो स्वास्थ्य के स्थान पर केतु बैठ जाए, तो केतु जहां बैठता है उस भाव का नाश कर देता है। केतु यहाँ बैठा छठवें भाव में, केतु बहुत एग्रेसिव हो जाता है, नाश करके रख देता है किसका, रोग का, ऋण का, शत्रु का, लिटिगेशन का, तो किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का, बहुत सारी चीज़ों को ये खत्म कर देते हैं जो केतु ग्रह होते हैं छठवें घर में। तो केतु जो पूरे साल रहने वाले हैं, आपका जो स्वास्थ्य रहेगा जनवरी फरवरी बहुत अच्छा रहने वाला है। मार्च की स्थिति भी अच्छी रहेगी, लेकिन 12 मार्च तक अच्छी रहेगी। एक बार 12 मार्च निकल गया तो फिर आपका जो ये स्वास्थ्य का जो मालिक है वो यहाँ पहुँच जाएगा। और इसका जो सिग्निफिकेटरी प्लैनेट होता है, जो सिग्निफिकेंस रखता है, कारकत्व रखता है, वो शनि और मंगल, ये एक दूसरे से नवम पंचम योग बनाएंगे। हालांकि दोनों ही एक क्रूर ग्रह है, एक पापी ग्रह है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पोजीशन अच्छी होने के कारण ये समय आपका अच्छा बीतेगा, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। 12 मार्च तक निश्चिंत रहिए, बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ये ठीक है वृषभ लगन का। अब प्रॉब्लम कहाँ पर होगी, जैसे ही आपका लग्नेश यहाँ पे पहुँच जाएगा तो ये वो टाइम रहेगा। और मैं टाइम भी आपको बता दूं, लगभग जो टाइम रहेगा वो 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक का, आप ये डेट नोट कर लीजिए, साइड में लिखा भी है आपके लग्नेश की पोजीशन को। तो 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक का जो टाइम रहेगा थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, थोड़ा हॉस्पिटलाइजेशन के योग बन सकते हैं, नहीं तो यात्राएं खूब ज़्यादा हो जाएंगी और यात्राओं के कारण जो थकावट होगा तो कुछ ना कुछ वहाँ पे परेशानी रहेगी। लेकिन पुनः हेल्थ की जो इश्यूज़ रहेंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। और अगर कहा जाए जनवरी फरवरी मार्च अच्छा, अप्रैल में थोड़ा हो भी रहा है प्रॉब्लम, तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है। उसके बाद बाकी सभी टाइम जो रहेगा लगभग देखा जाए बाकी सभी टाइम आपके लिए अच्छा बीतेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका जो लग्नेश है 6 नंबर की राशि में जाएगा, 2 अक्टूबर से लेके आपको 30 नवंबर तक का टाइम है। ये वो टाइम रहेगा जब थोड़ा सा हेल्थ कमज़ोर पड़ सकता है, प्रेम प्रसंग में निराशा मिल सकती है, क्योंकि इस टाइम में जो आपका लग्नेश है अपनी नीचस्थ राशि में पहुंच जाएगा। तो सबसे बेस्ट हेल्थ के लिए अगर देखा जाए तो जनवरी फरवरी और 12 मार्च तक की जो पोजीशन आपके फेवर में है। इसके बाद थोड़ी सी परेशानी अप्रैल में है, फिर मई जून जुलाई लगभग ठीक रहेगा, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में थोड़ी सी परेशानी वो देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो नीचस्थ में जाएगा, फिर रोग में चला जाएगा, स्वगृही होगा, लेकिन गुप्त शत्रु यहाँ पे बढ़ा देगा, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। फिलहाल हम बात कर रहे थे हेल्थ के लिए। तो दूसरी जो ये पूरे वर्ष में, वर्षफल का मतलब ये है कि पूरे वर्ष में पॉइंट टू पॉइंट किस महीने में अच्छी चीज़ें रहेंगी, किस महीने में खराब चीज़ें रहेंगी। जो शनि का राशि परिवर्तन होगा वो आपके यहाँ से शनि राशि परिवर्तन करके यहाँ पे चले जाएंगे, यानी शनि जो आपको यहाँ दिख रहा है वो इस 11 नंबर वाले राशि में चले जाएंगे। और शनि का इस पोजीशन पे जाना है आपको आपके माता पिता या स्थान परिवर्तन किसी ना किसी का करा देंगे, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसको सेल कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हो, मतलब यहाँ पर पिता
के से लेकर 12th हाउस में, तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। तो पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी अकस्मात परेशानी होगी, क्योंकि अपने ही भाव से और कर्म स्थान से द्वादश में शनि ऑलरेडी अभी चल रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो जब शनि यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो इनकी दृष्टि एक तो यहाँ पे पड़ेगी 8 नंबर पे, और एक यहाँ पर, और एक 5 नंबर पे पड़ेगी। तो ओवरऑल प्रॉपर्टी का सुख तो शनि देव देंगे, लंबे टाइम तक का देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सुख मिलेगा, विदेशों से भी लाभान्वित होंगे। लेकिन जीवन साथी के साथ या जिनके विवाह के योग नहीं बन रहे थे उसमें भी और डिले कर देंगे, क्योंकि शनि जब भी 7वें घर को देखते हैं तो वहाँ पर वो विलंब कराने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल शनि का जो राशि परिवर्तन रहेगा वो आपके लिए विवाह को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी चीज़ों के लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। इवन विदेशों से भी कई बार जो है अपना आक्रामक रूप लगाकर कहा जाता है बाई हुक्स या क्रुक्स, किसी भी मेथड से वो आपके काम को बनाएंगे। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो उसको भी विदेश माना जाता है, तो वहाँ पर भी अच्छे समाचार आपको दिखाई देंगे। बृहस्पति जो है वो 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, और 22 अप्रैल को जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो जितने डायबिटिक पेशेंट हैं वो अलर्ट हो जाइएगा। डायबिटिक यानी मैं हेल्थ की बात पूरा कर रहा हूँ, हालांकि हेल्थ लगभग सही रहेगा, लेकिन आप देखिए मैंने अप्रैल बोला था पहले भी, क्योंकि आपका लग्नेश अप्रैल में 12th हाउस में चला जाएगा। यहाँ पर भी बृहस्पति भी 12th हाउस में चला गया, बृहस्पति अष्टमेश का दोष लिया हुआ है और साथ में लग्नेश के साथ बैठ जाएगा। और लग्नेश मतलब आपकी बॉडी, अष्टमेश का मतलब हो गया आपका ऑब्स्टेकल, तो दोनों साथ होकर 12th हाउस में जाकर यहाँ पर गोचर करेंगे, और ये समय जो रहेगा लगभग अप्रैल का ही रहेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अप्रैल का मंथ थोड़ा सा सेंसिटिव होगा, अभी से इस चीज़ को माइंड में रखिए, उसके हिसाब से प्लानिंग कीजिए। और बृहस्पति देव यहाँ से जल्दी निकलेंगे नहीं, गुरु चांडाल दोष बनेगा ठीक है सब कुछ, लेकिन यहाँ से बृहस्पति देव निकलेंगे नहीं। और जब बृहस्पति देव निकलेंगे नहीं तो बृहस्पति से रिलेटेड, क्योंकि मारक ग्रह हैं, तो विदेशों से कोई काम होगा तो उसको रुकावट करने की कोशिश करेंगे। और साथ में बृहस्पति देव जो हैं वो आपके इनकम को लेकर विदेश में चले जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा जो इनकम का जो पोर्शन होगा बृहस्पति के राशि परिवर्तन के स्वरूप यहाँ पर थोड़ा ट्रबल ज़रूर करेंगे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि बृहस्पति जो है इनकम के मालिक होकर विदेश में जाएंगे, तो इनकम बचने वाला नहीं है। तो जितने भी इनकम रिलेटेड अगर आपके प्लानिंग है उसको आपको पहले से ही यहाँ पर मेंटेन करके चलना चाहिए। और बाकी जो स्थिति बन रही है ग्रहों की, छोटे ग्रहों की अगर बात कर लें, एक तो राहु केतु बड़े ग्रहों में भी देख लें, क्योंकि इनका भी राशि परिवर्तन अक्टूबर में होना है। तो केतु जो है आपके 5th हाउस में चले जाएंगे और राहु यहाँ पर चले जाएंगे। राहु जब भी इस पोजीशन पे जाएंगे खूब मेहनत आपको कराएंगे, मेहनत के लिए एकदम तैयार हो जाइएगा। साथ में इनकम, राहु का जब इनकम होता है तो बहुत टाइप्स की कहा जाए कि राहु जो होता है ना एक थोड़ा गंदा प्लैनेट माना जाता है। 2 नंबर का पैसा या आप कहिए कि लीगल तरीके से नहीं, कहीं ना कहीं से अकस्मात पैसा आपके पास आ गया, चाहे वो कमीशन के थ्रू आ जाए जो कि जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं था लेकिन फिर भी आ जाए, कहीं ना कहीं से वो गेन कर देगा, ये चीज़ कन्फर्म है। और मेहनत भी खूब कराने के लिए रेडी रहेगा। लेकिन केतु जब यहाँ पर बैठेगा तो संतान को आपसे दूर करने की कोशिश करेगा, संतान की तरफ से कष्ट की संभावना ज़्यादा यहाँ पर केतु बढ़ाएगा। तो वो तो अक्टूबर की बात होगा। तो वैसे भी इस पूरे वर्षफल में जो मैं देख रहा हूँ हेल्थ को लेकर और बाकी ग्रहों के जो ट्रांजिट को लेकर देख रहा हूँ वो केवल अक्टूबर नवंबर दिसंबर थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है। बाकी 1 अप्रैल का मंथ है जिसमें थोड़ी सी इनिशियल परेशानी आते हुए दिखाई देगी। इसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये तो हेल्थ के बारे में हो गया। अब आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है। देखिए फाइनेंस को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है और आपको दिखाई दे रहा होगा कि फाइनेंस जो होता है वो 2nd हाउस से चेक किया जाता है। अगर आप देखिएगा 2nd हाउस जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है वृषभ के नीचे, तो 3 नंबर का मतलब हो गया कि ये जो लगन बन रहा है वृषभ में 3 नंबर अर्थात धन का स्थान, ये धन जो होता है संचित धन होता है। जब आप कमाते हैं तो जो भी पैसा आप बचा कर रखते हैं वो सारे धन को यहाँ से चेक करते हैं। अब इसका जो कारक होता है वो बृहस्पति होता है, बुध होता है, और साथ में ये मालिक भी क्या है, बुध है। अब सामान्य लोगों के लिए क्या समझ में आने वाला उसको समझिए। देखिए जनवरी की बात किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका धन का मालिक जो है
अकेला नहीं बैठा है, सूर्य के साथ युति कर रहा है, बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन अष्टम भाव में ये फॉर्मेशन बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप विदेशों से काम कर रहे हैं, विदेशों में जाकर काम कर रहे हैं, डॉलर्स या किसी अन्य कंट्री के फॉर्म में आप रेवेन्यू ला रहे हैं या सैलरी ला रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो फाइनेंस रहेगा स्टार्टिंग आपका अच्छा रहेगा। लेकिन बाकी सामान्य लोगों के लिए जो अपने देश में रह के कमाते हैं और वो वृषभ लगन के लिए, उनके लिए स्टार्टिंग का समय अगर आप देखिएगा, मरकरी जो है वो 1 जनवरी से 7 फेब यानी पूरा मंथ आप जनवरी कह लीजिए, तो वो फाइनेंस के मामले में अच्छा नहीं है। अभी आपने देखा था कि अगर हम लग्नेश को देखें तो लग्नेश तो आपका यहाँ पर रहेगा या तो इस पोजीशन पे रहेगा, इन दोनों में से कहीं एक पोजीशन पे जनवरी फरवरी तक वो पहुंच जाएगा। लेकिन आपका जो धन का जो मालिक है वो अष्टम में रहेगा। अष्टम में धन का बैठना, भले ही वो अपने घर को देख रहा हो, लेकिन फिर भी अष्टम का बैठकर घर को देखना वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला नहीं है। तो यहाँ पर परेशानियाँ रहेंगी 7 फेब तक, यानी स्टार्टिंग के 7 फेब तक कुछ फाइनेंस को लेकर अकस्मात कुछ परेशानियाँ आपको, मतलब आपको दिक्कत ऐसी महसूस होगी। लेकिन उसके बाद ये परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और जब नवम भाव में, जब यहाँ पर इस वाले हाउस में जैसे ही बुध का ट्रांजिट होगा, जो कि आप देख रहे हैं 7 फेब से 27 फेब तक होगा, तो ये टाइम जो रहेगा यानी फरवरी का पूरा टाइम अगर हम पकड़ के चले तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो फरवरी का जो टाइम रहेगा फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा रहने वाला। लेकिन जनवरी का जो टाइम रहेगा वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ मैं उस पर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। लेकिन जब बुध आपके नवम भाव में गोचर करेंगे तब वो एक टाइम आएगा जब आपको एक अच्छा परिणाम मिलेगा, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। इसके बाद तो फिर फाइनेंस का मालिक भाग्य में, फाइनेंस का मालिक आपका 11 नंबर की राशि में यानी कर्म स्थान पे चला गया। फाइनेंस नीच का रहेगा, लेकिन नीच भंग राजयोग फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे। अब ये 22 अप्रैल से पहले पहले होगा तो नीच भंग करेगा। तो आइए देखते हैं, जो बुध रहेगा वो 12 नंबर की राशि में कब तक रहेगा। तो बुध जो है 12 नंबर की राशि में स्टार्टिंग से देखा जाए 27 फेब से 16 मार्च से 31 मार्च तक जो है वो लगभग 12 वो रहेगा। तो मार्च का जो समय रहेगा उस समय जिस घर में बुध रहेगा वहाँ पर बृहस्पति उसका नीचभंग राजयोग बना देगा। तो नीचभंग का होने का मतलब कि नीच का होने के बाद भी अच्छा परिणाम देगा। और बृहस्पति के साथ रहेगा, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माना जाता है, तो शुभता में बढ़ोतरी देगा। इनकम का मतलब आपके धन का मालिक होकर इनकम में जाएगा। नीच भंग करेगा तो महाधनी योग का फॉर्मेशन करेगा। तो परिवार में कोई एक बड़ा धन, यानी परिवार के थ्रू कोई एक बड़ा धन मिलना, पैतृक संपत्ति मिलना, इन सभी चीज़ों का जो योग बनेगा वृषभ लगन वाले जातकों के लिए, एग्जैक्टली कहा जाए तो मार्च वाला महीना होगा। अप्रैल का महीना अधिक से अधिक हो सकता है। लेकिन अप्रैल के मंथ में फिर देखिए बुध भी यहाँ पे पहुँच जाएगा। अगर आप देखिएगा तो अप्रैल में जो बुध की जो पोजीशन रहेगी वो लगभग 12th हाउस में ये पहुँच जाएगा, क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल में बुध यहाँ पर आने वाला है। और जैसे ही बुध इस घर में प्रवेश करेगा, खर्चों का घर रहेगा, और धन को लेकर यानी परिवार को लेकर या तो लंबी ट्रैवलिंग हो सकती है, या तो परिवार को लेकर किसी ना किसी प्रकार से हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च होना, या किसी भी टाइप से पारिवारिक कार्यों में आपने पैसा लगा दिया तो वो एक खर्च रहेगा। लेकिन उसके बाद फाइनेंस की स्थिति जो रहेगी, लगन में ही बुध रहेंगे। और कारक जो इनके हैं अप्रैल तक तो मुझे फाइनेंस में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक तो बुध कारक बनता है और बुध द्वितीयेश भी है। तो बृहस्पति जैसे ही यहाँ पे चले जाएंगे वो समय जो है अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इनकम का मालिक सीधा खर्च में, यानी पैसे इतनी तेजी से आपके खर्च होंगे, और वो थोड़ा अमाउंट नहीं होगा, बड़ा अमाउंट होगा। तो एकदम से पैसा खर्च होना स्टार्ट होगा। और अगर आप विदेश में रहते हैं तो उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो फिर आपको थोड़ी ट्रैवलिंग वगैरह करके अपने आप को मैनेज कर लेना चाहिए। तो जो कंडीशन बन रही है वो तब परेशानी आ रही है। बार बार मुझे कैलकुलेशन में हर चीज़ की परेशानी मुझे अप्रैल मई के आसपास दिख रहा है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें सामान्य होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सिग्निफिकेटर जो है वो मरकरी है रिस्पेक्ट टू बुध, तो इसलिए मरकरी है रिस्पेक्ट टू जुपिटर। तो यहाँ पर मरकरी का जो प्रभाव रहेगा वो ज़्यादा रहेगा।
और मरकरी धीरे धीरे करके ये इसी राशि में पहुंचते पहुंचते अपनी उच्च राशि तक भी पहुंच जाएगा। तो बाकी के महीने जो हैं वो सामान्य रूप से मुझे दिख रहे हैं एग्जैक्टली वही चीज़ निकल के आ रहा है जो हेल्थ के लिए निकल के आ रहा है, वो एग्जैक्टली वही चीज़ निकल के आ रहा है जो फाइनेंस में। दोनों एकदम प्रपोर्शन के हिसाब से चल रहा है, दोनों में लगभग लगभग चीज़ें उसी तरीके से बन रही हैं। अब हम फाइनेंस के बाद बात करते हैं अगली प्रिडिक्शन के लिए, वो है ट्रैवलिंग। कितनी ट्रैवलिंग आपकी रहेगी इस साल? बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होने वाली है, कम ट्रैवलिंग होने वाली है? ट्रैवलिंग से कुछ मतलब भी निकलेगा कि केवल आप ट्रैवलिंग करेंगे? तो देखिए, ट्रैवलिंग के लिए सबसे पहला चीज़ है कि आपका 12th हाउस का लॉर्ड यानी मंगल, जो कि केंद्र में जाकर बैठा हुआ है, ये वर्ष के प्रारंभ में ही रहेगा। लेकिन मंगल जो है आपके लगन का शत्रु ग्रह है, मारक ग्रह है। ट्रैवलिंग से ट्रैवलिंग अगर आप करते हैं स्टार्टिंग में तो उस ट्रैवलिंग से लाभ ज़रूर आपको दे देगा। इसके अलावा मंगल का जो प्रभाव है, क्योंकि लगन पे रहेगा तो थोड़ा गुस्सा भी डेवलप करता है। मंगल जो है वो तेज बोलने की टेंडेंसी रखता है, एग्रेसिव होता है। तो ये मंगल की जो युति बन रही है निश्चित रूप से आपके लिए एक ऐसी स्थिति रहेगी जहां पर आपको थोड़ा एग्रेशन भी आएगा, एग्रेसिव भी आप होंगे, लेकिन आपको अपने एग्रेशन पर कंट्रोल रखना चाहिए, नहीं तो परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन विदेशों से आपको इनकम मिल जाएगा। विदेशों से अगर कोई काम नहीं बन रहे थे, ऑनलाइन आपने कोई चीज़ अप्लाई किया उससे आपको काम नहीं बन रहे थे, तो सारे काम अब यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। बेसिकली यहाँ पर जो फैक्टर रहेगा ट्रैवलिंग के लिए, एक तो देखिए लॉर्ड तो मंगल है जो कि प्रथम भाव में है, लेकिन 12th हाउस का जो सिग्निफिकेटर होता है वो शनि और गुरु दोनों होते हैं। अब देखिएगा, स्टार्टिंग में शनि यहाँ पर है, लेकिन ये ट्रांजिट होकर आपके कर्म स्थान पे चले जाएंगे, यानी कर्म स्थान को लेकर ट्रैवलिंग हो जाना। इसके अलावा बृहस्पति भी जो आपको आपके कर्म स्थान से सुख स्थान, अपने कर्म स्थान से धन स्थान पर बैठे हुए हैं, वो भी ट्रैवलिंग में चले जाएंगे। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ट्रैवलिंग खूब होने वाली, खूब ज़्यादा ट्रैवलिंग यहाँ पे 2023 में जो वृषभ लगन वाले जातकों का है वो होगा। उसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा और कहाँ पर काम बनेगा? तो जनवरी फरवरी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दी। इनफैक्ट कहा जाए तो अप्रैल तक कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। अगेन अप्रैल, 12 अप्रैल के बाद मार्च, 12 अप्रैल के बाद मई तक का जो टाइम रहेगा, थोड़ा सा कंडीशनली कहा जाए तो गुरु चांडाल दोष का बनना, शनि की नीच दृष्टि होनी, तो यहाँ पर काम थोड़ा सा रुकेगा, लेकिन काम आपके फेवर में ही बनेगा। ओवरऑल मैं पॉजिटिव अभी भी लेके चल रहा हूँ। इस कॉम्बिनेशन में जब ये तीनों चीज़ को देखेंगे और ट्रैवलिंग की बात किया जाएगा तो ट्रैवलिंग के थ्रू आपके काम बनेंगे। इसके बाद जब मंगल 13 मार्च को राशि परिवर्तन करके धन में जाएंगे तो यहाँ पर एक्सीडेंट का एक योग बन सकता है। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रहिएगा। ट्रैवलिंग करते समय आपको मुहूर्त और दिशा सब चीज़ को चेक करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि ये टाइम मंगल का द्वितीय भाव में जाना अच्छा नहीं है। मारक ग्रह है और सीधा अष्टम यानी आयु को देखेगा तो थोड़ा खतरनाक हो सकता है। इसके बाद मंगल नीच के हो जाएंगे। हालांकि सभी ग्रहों में मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कभी पूरे तरीके से नीच का नहीं होता है, उसका नीचभंग चंद्रमा हमेशा करते रहते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो मंगल नीच के रहेंगे तो ट्रैवलिंग का मालिक होकर नीच का हो जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ कुछ लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद उत्पन्न होंगे। और ये मतभेद कब होगा? जब आपका मंगल जो है चौथी राशि में पहुंचेगा, यानी 10 मई से लेकर 1 जुलाई। ये एक आपके लिए कठिन समय हो सकता है छोटे भाई बहनों के रिस्पेक्ट में। इसके अलावा मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। प्रॉब्लम आएगा लेकिन सॉल्यूशन भी निकल जाएगा उसका। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और ट्रैवलिंग के कारण या किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ परेशानी यहाँ पर होगा, जिससे मान पद प्रतिष्ठा में भी कुछ कमी आ सकती है। इसके अलावा जब आपका ट्रैवलिंग करते हुए आपका 12th हाउस का जो लॉर्ड है, जब ये केंद्र में पहुंच जाएगा, चतुर्थ भाव में पहुंचेगा, तो 1 जुलाई से 18 जुलाई तक ये अपने मित्र राशि में रहेगा और सुख स्थान पर रहेगा। विदेशों से लेकर सुख स्थान पर चला जाएगा। तो बाहरी लोगों से सुख मिलना, बाहरी स्थानों पे जाकर सुख मिलना, ट्रैवलिंग के कारण सुख मिलना, ये सब चीज़ें लगने वाली है। और उसके बाद भी चीज़ें लगभग लगभग ठीक रहेगी केवल। और ये अष्टम में आपके 12th हाउस के लॉर्ड प्रवेश करेंगे नहीं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी उसके बाद नहीं होगी। तो केवल जो परेशानियां जो दिख रही है वो जब नीच का मंगल रहेगा 10 मई से लेकर 1 जुलाई, वो एक थोड़ा सा टाइम आपके लिए टफ हो सकता है। अब हम अगले प्रोडिक्शन को देखते हैं। देखिए, ट्रैवलिंग के बाद अब हम देखेंगे
ट्रैवलिंग के बाद आपका काम काम कैसा चलेगा, वर्क। देखिए चार्ट चेंज हो गया होगा, वृषभ लगन है लेकिन चीज़ें चेंज हो गई होंगी। अब काम का मालिक आपका शनि है, आपके कार्यस्थल का जो मालिक शनि है आपको दिख रहा है, और नवम भाव में भी बैठा है। तो स्टार्टिंग में ही जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो काम में स्टार्टिंग में आपको दिखाई देगा बड़ी स्लो हो रहा है, लेकिन अचानक से काम बढ़ जाएगा। काम इतना बढ़ेगा कि फिर उसको संभालने के लिए आपको बहुत सारे मतलब बहुत सारे आपको अपने स्टाफ को रखना पड़ सकता है, बहुत सारे आपको मतलब अपना माइंड पूरा यूज़ करना पड़ेगा। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा आपको वर्क, आपका जो माइंड होगा बड़ी सेंसिटिव हो जाएगा इस समय। अगर आप अपना काम करते हैं, अगर आप सैलरीड हैं तो आपके पास इतने काम आ जाएंगे कि आपको वो काम निकाल करके कोई समय बचेगा नहीं, तो काफ़ी मेहनत रहेगा। लेकिन इस मेहनत के परिणाम स्वरूप शनि विलंब में ही सही लेकिन आपको एक अच्छा परिणाम देंगे। प्रारंभिक जनवरी का जो मंथ रहेगा वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि का राशि परिवर्तन निश्चित रूप से वृषभ वालों के लिए अच्छा है, कार्य व्यवसाय के लिए तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। लेकिन अभी तक 17 तारीख के पहले पहले तक ये शनि जो है स्थान परिवर्तन का योग ऑलरेडी बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी ये इनका राशि परिवर्तन और पूरा शनि जो रहेंगे लगभग यहीं पर रहने वाले हैं, और इसके कारक भी शनि और बृहस्पति है। तो फिर वही बात आ रही है 22 तारीख तक यानी 22 अप्रैल तक, क्योंकि बृहस्पति भी द्वादश के कारक में काउंट किए जाते हैं। तो 22 अप्रैल तक बृहस्पति जब यहाँ पे चले जाएंगे तो अचानक खर्च होना है, और उस पर शनि की भी दृष्टि होगी, तो ये जो खर्च होगा बड़ी लंबा चलने वाला है, मतलब छोटा खर्च नहीं होगा यहाँ पर। और किस चीज़ के लिए खर्च होगा, बृहस्पति से रिलेटेड एजुकेशन पर, विद्यार्थियों के एजुकेशन पर खर्च यहाँ पर हो सकता है। और काम को लेकर भाई जो विद्यार्थी वर्ग होंगे उनका काम क्या होगा, उनके लिए अपनी पढ़ाई उनका काम होगा, वो कहीं पैसा कमाने तो जाएंगे नहीं। तो इसलिए जो विद्यार्थी वर्ग है जिनको पढ़ाई करना है, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी देखिएगा वर्कलोड अचानक यहाँ पर ये बढ़ जाएगा। लेकिन 22 अप्रैल के बाद मई जून, जून के बाद से फिर काम की स्थिति जो है पूरे साल लगभग ठीक रहने वाली है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे काम को लेकर भी नहीं दिख रहा है, इनफैक्ट पॉजिटिव है। बस बृहस्पति जब राशि परिवर्तन करेंगे थोड़ा अलर्ट हो जाएगा 22 अप्रैल के बाद, बाकी तो आप मेंटेन कर लेंगे। अब अगला प्रेडिक्शन देखते हैं वृषभ लगन में पार्टनरशिप को लेकर, पार्टनर यानी आपके बिजनेस पार्टनर, आपके जीवन साथी को लेकर। देखिए सारी डेटा यहाँ पर चेंज होता हुआ आपको दिख रहा होगा, क्योंकि जब हम 7th हाउस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 7वां घर मंगल का है जो कि आपके लगन में ही बैठा हुआ है, और 7th हाउस का जो सिग्निफिकेटर होता है वो केवल शुक्र ग्रह होता है जो कि भाग्य में रहेंगे। तो जीवन साथी का भाग्य साथ मिलेगा, पूरे समय जीवन साथी का वृषभ लगन वाले जातकों के लिए सहयोग मिलेगा। परेशानी केवल वही होगी जब आपका सप्तमेश द्वादश में चला जाएगा, और वो एक्चुअली द्वादश में जाने के कारण बहुत सारी परेशानी क्या आ रही है कि वहीं पर बृहस्पति देव भी रहेंगे, क्योंकि जब शुक्र जाएंगे 1 नंबर की राशि में, अगर आप शुक्र देखेंगे 1 नंबर यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन ये 1 नंबर है, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल ये 1 नंबर में प्रवेश कर जाएंगे, और उसी के आसपास बृहस्पति भी 22 अप्रैल को पहुंचेंगे, शनि की भी दृष्टि होगी, और वो पूरा मंथ ही रेड अलर्ट मैंने लिखा हुआ है। तो उस समय कुछ ना कुछ परेशानी चाहे जीवन साथी को लेकर, क्योंकि वहाँ पर मैंने ये भी बताया परिवार के किसी सदस्य के हॉस्पिटलाइजेशन पर खर्च हो सकता है, और शुक्र पत्नी भी होती है तो पत्नी के स्थान पर, या जीवन साथी कहा जाए तो जीवन साथी के हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्च होना, या लंबी दूरी की यात्राओं पर खर्च हो जाना, ऐसा कुछ रहेगा जो कि मार्च ये मई से लेके अप्रैल मई जून तक का जो टाइम जो मैंने बता रखा उस तरीके से ये होगा। उसके बाद जो स्थिति रहेगी वो धीरे धीरे आपके पार्टनर के साथ स्थिति जो रहेगी वो सही रहेगी। शुक्र जैसे जैसे मूव करते जाएंगे, केवल शुक्र की 2 ऐसे डेट में बता रहा हूँ जहाँ पर परेशानी आपको पार्टनर में होगी। अगर पार्टनरशिप में कोई भी काम करना चाहते हैं 9 वर्ष में कर लीजिए, आप 9 वर्ष के बाद फरवरी में भी कर सकते हैं, मार्च में भी कर सकते हैं, ये अच्छा है। लेकिन मई जून जुलाई तक आपको बिल्कुल भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का नया पार्टनरशिप में आपको काम नहीं करना चाहिए। और जब शुक्र गोचरवश यहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ पे 6 नंबर की राशि है 2 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक का, ये वो टाइम रहेगा जब आपके लिए थोड़ा सा टफ स्थिति हो जाएगी, जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और उस समय भी जो ग्रहों की स्थिति रहेगी, शनि दशम में रहेंगे, बृहस्पति यहाँ पर बैठेंगे और यहाँ से षडाष्टक योग भी करेंगे, तो छठे आठवें का जो रिलेशन बनेगा वो भी आपके लिए इंडिकेट कर रहा है कि जीवन साथी के साथ कुछ तनाव जो रहेगा वो अक्टूबर के आसपास होगा। और साथ में
जो रिलेशनशिप की बात किया जाए, प्रेम में प्रसंग को अभी हम लोग लेके चलेंगे कहाँ पर आ रही है प्रेम में प्रसंग वाली स्थिति, लेकिन जीवन साथी को लेकर, बिजनेस पार्टनर को लेकर, ये दोनों ही चीज़ों को लेकर जो स्थिति रहेगी वो आपके पक्ष में मैक्सिमम टाइम तक रहेगी इस साल। अगला प्रिडिक्शन देखते हैं। देखिए, पार्टनर के बाद अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी, मतलब आपका जो मकान है, भूमि वाहन मकान, जिसको हम लोग प्रॉपर्टी के अंदर यानी चतुर्थ भाव को देखते हैं। तो चतुर्थ भाव का मालिक सूर्य है और सूर्य गोचर में अष्टम में रहेगा। स्टार्टिंग बहुत अच्छा नहीं है। अगर प्रॉपर्टी को रिलेटेड लेकर आप कोई काम प्रारंभ करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में जनवरी बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। और मकर संक्रांति के बाद जब सूर्य अपने मकर राशि में यहाँ पर पहुँच जाएंगे, शनि के मकर राशि में जब ये पहुँचेंगे, तब जाकर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। अर्थात 15 जनवरी तक आपको किसी प्रकार के प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी काम में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, नहीं तो पैसे के फंसने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। और उसके बाद सूर्य जब इस पोजीशन पे पहुंचेंगे, और फिर सूर्य तो प्रत्येक एक मंथ में मूव करते रहते हैं, लगभग दशम स्थान पे बहुत ज़्यादा बली हो जाते हैं। और खुद जब ये इस स्थान पर बैठकर ऑलरेडी जब पोजीशन को ये देखेंगे तो कंडीशन आपका क्या बनेगा, मैं ज़रा इसको सही कर लेता हूँ। ठीक है, तो बाकी टाइम जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप काम करना चाहते हैं आप कीजिए। केवल जब सूर्य उच्च के होके 12th हाउस में चले जाएंगे, और ये जो टाइम रहेगा सूर्य का, जबकि ये मेष राशि में रहेंगे 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का टाइम, ये टाइम थोड़ा सा आपके लिए जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिनको मकान बेचना है, जिनको प्रॉपर्टी बेचना है, उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने का ये सही टाइम नहीं होगा। यानी आप 15 जनवरी के बाद से आप कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम कीजिए, सभी आपके लिए अच्छा रहेगा। एक जब ये मीन में पहुंचेंगे खरमास, थोड़ा सा उस समय भी खरमास कहा जाए या शुभ कार्य, जब भी धनु में या मीन में सूर्य देव रहते हैं तो वहाँ पर काम नहीं किया जाता कोई भी शुभ काम। तो प्रॉपर्टी रिलेटेड काम जब 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक तो वैसे भी आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का जो टाइम रहेगा वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं तो वो टाइम अच्छा है, लेकिन परचेस करने का वो टाइम अच्छा नहीं रहेगा। इसके बाद सूर्य लगन में आ जाएंगे, और सुख का मालिक लगन में अगर आ जाए तो सुख की प्राप्ति होगी। बाकी टाइम मुझे बहुत ज़्यादा खराब नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होगा वो थोड़ा सा ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, संतान को लेकर कुछ चिंताएं होंगी। अब हम प्रेम प्रसंग को देखते हैं। ये पूरा समय जो है प्रेम प्रसंग के लिए कैसा बीतेगा 2023 का। तो देखिए, प्रेम प्रसंग का जो मालिक है वो बुध ग्रह है, अष्टम भाव में रहेगा। तो ये भी स्टार्टिंग का जो समय रहेगा उसमें आपको थोड़ा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही बुध का राशि परिवर्तन होगा और लगातार ये नीच के भी होंगे तब भी नीच भंग करेंगे, तो ये लगभग अच्छा ही परिणाम देंगे। और थोड़ा सा जब सूर्य यहाँ पर रहेंगे 16 मार्च से लेके, ये 15 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक का जो टाइम है, जब सूर्य रहेंगे मीन में, उस समय प्रेम प्रसंग में परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद ये परेशानी केवल 14 अप्रैल तक नहीं रहेगा, उसके आगे भी बढ़ेगा। ओवरऑल फिर जुलाई अगस्त के बाद जो है रिलेशनशिप ठीक होते जाएंगे और फिर वो पूरे टाइम वो सही होने वाला है। लेकिन जब 30 अक्टूबर के आसपास जब राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा, फिर भी ये आपके प्रेम प्रसंग में केतु का पहुंचना और आय में राहु का पहुंचना है। तो आय के लिए तो राहु का अच्छा है, लेकिन प्रेम प्रसंग में केतु का बैठना किसी प्रकार के एक बड़े सेपरेशन की ओर इंडिकेट करता है। प्रेम प्रसंग के बाद अंतिम प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे यहाँ पर, जो अंतिम चीज़ मुझे बताना है वो लक का, शेयर सट्टा लॉटरी, लक के बेस पर जो भी काम करते हैं उस पर क्या प्रभाव रहेगा। तो लक के लिए अगर आप देखिएगा तो लक के लिए आपको यहाँ चार्ट में जो मालिक है वो शनि देव है, और शनि देव जो है वो राशि स्टार्टिंग में ही परिवर्तन कर लेंगे, और जहाँ से परिवर्तन करेंगे वहाँ से ये जो 10th हाउस है वो विदेश का बन जाएगा।
विदेश में जाइएगा, लक निश्चित रूप से साथ देगा। जो भी वृषभ लगन वाले जातक हैं, विदेश अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो लगभग लंबी दूरी की यात्रा हो, 500-600 किलोमीटर दूर अगर आप जाते हैं तो आपका लक निश्चित रूप से वहाँ पर साथ देगा। लेकिन किसी प्रकार के स्थान परिवर्तन का भी योग यहाँ पर बनाएगा, लेकिन बाई लक वो स्थान परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा शनिदेव क्योंकि कहीं हिलने वाले नहीं है, 2.5 साल तक यहीं पे रहेंगे, भले ही वक्री हो जाएंगे, मार्गी होंगे, लेकिन शनिदेव यहीं पे रहेंगे। और इस हाउस का जो कारक होता है वो बृहस्पति है, वो भी इनकम में रहेंगे अप्रैल तक, और फिर बाद में ये 12th हाउस में जाएंगे। तो अगर मैं एक वर्ड में ये कहना चाहता हूँ ये कि ये पूरा समय किस तरीके से रहने वाला है, तो रफली मैं यही देख रहा हूँ कि जनवरी फरवरी में चीज़ें जो हैं वो अच्छी रहेंगी, इवन मार्च में 13 मार्च तक चीज़ें ठीक रहेंगी। उसके बाद अप्रैल के आसपास देखा जाए 22 अप्रैल के बाद बहुत बड़ा चेंजिंग होगा, मेजर चेंजेस होगा, और बृहस्पति का राशि परिवर्तन कम से कम वृषभ लगन वाले जातकों के लिए अच्छा नहीं है। और जब बृहस्पति देव वहाँ पे चले जाएंगे गोचरवश, तो उपाय भी आप नोट कर लीजिए उस समय क्या करना है, क्योंकि ये पूरा वर्षफल है, पूरे पूरे साल का यहाँ पर प्रिडिक्शन है। लेकिन रफली अगर एक चीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो सारे टाइम ऑलमोस्ट ठीक जाएंगे, लेकिन अप्रैल मई का जो टाइम रहेगा या जून तक का आप टाइम मान के चलिए, थोड़ा चैलेंजिंग आपके पास रहने वाला है। प्रत्येक पार्ट को मैंने स्पष्ट रूप से चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आएगा, और अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।